गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन एक सीरीज चला रखी है मैंने खास तौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो भी लास्ट ईयर में पेपर हुए हैं अपनी बुक में खास तौर से जो मैंने मेंशन किए उन्हीं पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो कल अपन ने एक पेपर सॉल्व किया था। देखो उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। महाराष्ट्र का था स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जो अपन ने देखा था 2020 का था। और लाइफ साइंस पेपर सेकंड महाराष्ट्र का था। ठीक है, इसमें अपन ने 20 क्वेश्चन है वो सोल्व किए थे और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि जैसा बच्चों का कमेंट आया, जैसा रेस्पॉन्स आया उनके अकॉर्डिंग हो सकता है आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन नेक्स्ट चलते हैं। 20 तक शायद हो गए थे, अभी 21 नंबर से अपन स्टार्ट करते हैं। तो खास तौर से देखो, जो भी स्टूडेंट है चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, जो भी स्टूडेंट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व किया करो, ताकि आपको आइडिया हो किसी भी एग्जाम के लेवल का। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को अपन बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन देखो क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को अपन देखते हैं। टू जू जियोलॉजिकल रीजन, मतलब कोई भी जियोलॉजिकल रीजन है, जू जियो मतलब जिसमें जीव जंतु रहते हैं, दो रीजन है। सेपरेटेड बाई हाई माउंटेन रेंज, किसी भी कोई एक पहाड़ी के कारण से अगर इन रीजन को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। लाइक एज कुछ इस प्रकार से अपन देखें, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रीजन है। तो एक ये पहाड़ी वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ से अपन इनको सेपरेट कर दें तो जो रीजन हो गए, एक ये रीजन और एक ये रीजन। ठीक है, तो इन रीजन को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। टू जू जियोलॉजिकल रीजन सेपरेटेड बाई हाई माउंटेन रेंज आर नोन एज, तो इसे अपन क्या कहते हैं। तो ऊपर वाला जो है उसे तो अपन क्या कहेंगे, पहली आर्केटिक। तो यहाँ पर पहली आर्केटिक आ जाएगा, जो हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, खास तौर से जैसे हिमालयाज हैं इस प्रकार से। और नीचे वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओरिएंटल। ठीक है ना, तो दो रीजन है, एक तो पहले आर्कटिक रीजन और सेकंड आ जाएगा ओरिएंटल रीजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो अपना आ जाएगा फर्स्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखते हैं। देखो सिंपल सा आपको मैं मेथड बता दूं, इसमें थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस है, सॉरी उसके लिए। देखो सेकंड रीजन अपन देखते हैं। इसमें 22 क्वेश्चन नंबर है। मेंबर ऑफ ऑल फॉलोइंग जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया आर टिपिकली फाउंड इन ए मेच्योरिंग विनोग्रेस्की। ठीक है, ये जो टर्म है इसमें देखो विनोग्रेस्की, इन्होंने क्या किया था, एक जैसे अपन कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा या कल्चर ट्यूब देखी होगी, इस प्रकार से उन्होंने एक ट्यूब ली और इस ट्यूब में अलग अलग लेयर के अंदर इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखा है। ठीक है ना, एक ट्यूब दी है, उसमें अलग अलग सेम ग्रुप जो ऑर्गेनिज्म, सेम इंटरेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया है। जैसे ऊपर की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर जो भी एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया जो मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं, उसके नीचे अपन देखें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सल्फर ऑटोट्रोपिक। ठीक है ना, सेकेंड आ जाएगा पर्पल ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। इस प्रकार से इनके अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इनको रखा है, उनकी फंक्शन के आधार पर मान सकते हो आप, उनके आपस में इंटरेक्शन के आधार पर मान सकते हो। तो ये जब भी आप सर्च करोगे इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है मेजरिंग विनोग्रेस्की कॉलम एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा अपवाद है, इनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो कॉलम है उस कॉलम में तीनों नाम आपको मिलेंगे साफ साफ। क्लोस्ट्रिडियम भी मिल जाएगा, रोडोस्पाइरलम भी मिल जाएगा और डी सल्फो विब्रियो भी मिल जाएगा। लेकिन इसकी इंडेक्स जो कॉलम है, मैंने आपको बताया मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें कहीं भी ई कोलाई का नाम इन्होंने नहीं लिया है। इसका मतलब जो एस्चेरेशिया है इसका कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा देख लेना, इसका मैं डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा इसके साथ साथ किस प्रकार का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 23। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट अगर आता है इसमें तो डाउट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपको किसी भी डाउट होता है तो। देखो क्वेश्चन देखिए अपन अगला, कैलकुलेट द पीआई वैल्यू। देखो भाई पहली चीज तो ये है कि एक क्वेश्चन हमेशा आपके सेट का एग्जाम हो चाहे नेट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन हमेशा पीआई वैल्यू का पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी एमिनो एसिड का दिया जाएगा, कोई भी एक एमिनो एसिड है उसका पीआई वैल्यू दी जाती है, और मतलब उसकी जो पीके वैल्यू है, पीके वैल्यू दी जाती है, उनको कैलकुलेट करना है, पीआई वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर किसका पूछा है, एस्पार्टिक एसिड। यहां पर ये पूछा गया है एस्पार्टिक एसिड फ्रॉम द गिवन पीके वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर पीके वैल्यू दी गई है। देखो पीके 1 और पीके 2 दी गई है। पहले तो पीके 1 जो है वो कितनी है, 1.99। पीके 2 कितनी है, जैसे पीके 1 की अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसका आ जाएगा, पीके 2 है वो एमिनो ग्रुप का आ जाएगा, और जो साइड चेन है वो आ जाएगा पीके आर। जब एस्पार्टिक, ये देखो ये जो वीडियो है अगर आपको देखना होता है, किसी को भी अगर पीके वैल्यू का पूरा वीडियो देखना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट देख लेना भाई इसको, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बता देता हूँ आपको, लेकिन वो वीडियो देख लेना तो किसी भी एमिनो एसिड को पूछेगा तो आप इजीली उसको बता पाओगे। और इसमें देखो पी आर के जो है, पी के आर वैल्यू है वो दी गई है 3.90। देखो पी के वैल्यू निकालने, पी आई वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले पी आई वैल्यू इक्वल टू, सबसे पहले अपन देखते हैं PK1 प्लस, अब इसमें ब्रांच का दिया हुआ है, अगर ब्रांच का नहीं होता तो PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाता डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई 2। यहां पर दिया गया ब्रांच, तो पहले ब्रांच का ले लो 3.90। अब देखो मतलब 2 आ गए ना, PK1 जो है इसकी जगह पर आप क्या रख लो 1.9, ये 1.99 प्लस 3.90 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.945, ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी एमिनो एसिड की दी हुई उसको पीआई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो जरूर देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा लाइफ में किसी भी एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो 24 में अपन देखें, दिस टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। नेचर में इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो कौन सी है, मतलब इनमें एंजाइम रेगुलेशन वापस से नहीं होता है। मतलब अगर एंजाइम के साथ में कोई भी इनहिबिटर बाइंड हो जाए तो वहां से वो हटे नहीं, इरिवर्सिबल मतलब वापस से रिमूव नहीं हो सकता। तो ये कैरेक्टर किस में देखा गया, दिस टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, कौन से प्रकार के में। देखो एलोस्टेरिक एंजाइम है, उसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ एलोस्टेरिक एंजाइम, आप एंजाइम्स देख लेना, अभी मैंने क्लास पढ़ाई है करंट के अंदर ही। तो उसमें तो मैंने बताया आपको, उसमें 2 प्रकार की यूनिट होती है। यहाँ पर आपको जैसे अपन देखें, जैसे अपना ये है, तो यहाँ पर अपन देखिए 2 प्रकार की यूनिट है, एक तो ये यूनिट है और एक ये यूनिट है। ये एक्टिव यूनिट होती है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और ये जो है एलोस्टेरिक साइट होती है, मतलब यहाँ पर आपका इनहिबिटर या फिर एक्टिवेटर बाइंड हो सकता है, लेकिन ये रिमूव भी हो सकते हैं, इसलिए तो रिवर्सिबल है। रेगुलेशन बाय द कोवलेंट मॉडिफिकेशन ये भी रिवर्सिबल है। ठीक है ना, लेकिन जाइमोजन एक्टिवेशन, जाइमोजन एक्टिवेशन मैंने आपको शायद पढ़ाया भी होगा, वीडियो भी मिल जाएगा आपको, शायद देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये देख लेना जाइमोजन मतलब कोई भी एंजाइम जो नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में हो, लाइक एज अपन ये कहें कि ये कोई एंजाइम है इस प्रकार से, और इसकी जो एक्टिव साइट है वो यहाँ छुपी हुई है। कहाँ है एक्टिव साइट, अंदर की साइड में है। अब सबस्ट्रेट अगर यहाँ पर सपोज आता भी है सबस्ट्रेट ये, तो ये बाइंड नहीं हो पाए, कहाँ पे बाइंड हो, क्योंकि एक्टिव साइट एक्सपोज ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये टूटता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से साइड में निकलेगी इसकी, ये निकल गई, और इधर वाली साइड ये निकल गई। अब यहाँ सबस्ट्रेट इसके ऊपर आकर बाइंड हो सकते हैं, तो ये एंजाइम के रूप में वर्क कर जाएंगे। तो अगर एंजाइम एक बार ये बन गया, एक्टिव हो गया, तो वापस से इनएक्टिव नहीं होता, ये इरिवर्सिबल है।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जाइमोजन। इसमें क्वेश्चन हमेशा भी याद रखना है, जाइमोजन किसे कहते हैं। जाइमोजन ऐसे एंजाइम्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं लेकिन ब्रेकडाउन के बाद में वो एक्टिव में आ जाते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं प्रोकास्पेज, तो प्रो टर्म जहां भी लगता है मतलब वो कास्पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका पार्ट टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंजाइम काफी पूछा जाता है जाइमोजन, मैंने पढ़ा भी रखा है, वीडियो देख लेना आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। देखो भाई 25 नंबर का क्वेश्चन देखो आप पहले, ठीक है। 25 नंबर में एक रेस्पॉन्स दिया गया है, स्ट्रिंगनेट रेस्पॉन्स, इसे एसआर रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेस हो, स्ट्रिंगनेट रेस्पॉन्स इन बैक्टीरिया लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ दीज अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है, लाइक इस प्लांट में स्ट्रेस आता है, मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बताया आपको, प्लांट में कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रेस, वाटर एक्यूमुलेशन स्ट्रेस आता है, अगर वाटर की कमी है किसी प्लांट में और वो स्ट्रेस महसूस कर रहा है, उस टाइम में कौन से एमिनो एसिड्स की कंसंट्रेशन उसके वैक्यूल में बढ़ने लगती है। वो क्या करता है, प्लांट की वैक्यूल जो है उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड को इकट्ठा करने लगता है, लाइक एज प्रोलिन। प्लांट में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ऑस्मोसिस रेगुलेशन के दौरान या वाटर स्ट्रेस के दौरान वैक्यूल में कौन सा एमिनो एसिड सबसे ज्यादा स्टोर किया जाता है, तो प्रोलिन किया जाता है। इसमें पूछा गया है बैक्टीरिया में कि कौन सो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड बनने लगते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पर देखो ऑप्शन अगर बी सामने आया है तो यहाँ पर देखो ऐसे खासतौर से आपको याद रखना, पहली बात तो गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। तो गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड देखो जिसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पर फॉस्फेट फॉस्फेट गुआनिन फॉस्फेट फॉस्फेट, एक तो ये। दूसरा अपन देखें ट्रिपल फॉस्फेट गुआनिन फॉस्फेट फॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर जहां भी आपको दिखे तो ये अनयूजुअल बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेस रेस्पॉन्स के अंदर बनने लगते हैं, जो उनके जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ये प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 26, विद पासेज टाइम द मोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन के साथ में टाइम बढ़ा है वैसे वैसे मोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ने लगी, तो कारण क्या रहा होगा। तो यहाँ पर दिया द मोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ड्यू टू, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के साथ में उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है न्यूट्रल म्यूटेशन, ठीक है। पहली चीज तो न्यूट्रल म्यूटेशन कहते कैसे हैं। न्यूट्रल म्यूटेशन की जब भी बात आती है तो ऐसा कोई म्यूटेशन हो जिसमें एमिनो एसिड चेंज तो हो, किसी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के कारण से यदि उसका कोडोन चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कोडोन बन जाए जो पहले भी कैसा था, सेम था, मतलब जैसे मान लो पहले फिनाइल एलेनिन था, उसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ, चेंज हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, लेकिन अगला बनने वाला भी कैसा बन गया, फिनाइल एलेनिन ही बन गया, तो सेमी प्रॉपर्टी रह गई, तो उसमें उसकी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवलनेस, उसकी फिटनेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रल म्यूटेशन कारण से जो मोलिकुलर डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ जाएगा न्यूट्रल म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें देखो भाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। पहली बात तो जहां भी अर्नेस्ट मेयर का नाम आता है तो यहां पर अपन देखें जो मेयर का नाम आता है तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, किसकी डेफिनेशन दी है, स्पीसीज की डेफिनेशन दी है। कौन सी डेफिनेशन, बायोलॉजिकल डेफिनेशन। ये क्वेश्चन कई बार आता है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होती है स्पीसीज की। तो देखो किसी भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म का वह समूह जो आपस में फ्री रूप से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब इंटरकॉर्स कर सकते हैं, फ्रीली ब्रीडिंग कर सकते हैं, और एक अपन कहें फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, फर्टाइल बच्चों को जन्म दे ताकि वो अपनी आगे पीढ़ी बढ़ा सकते हो, ऐसे प्रकार की ऑर्गेनिज्म के समूह को अपन क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। तो ये जो स्पीसीज है ये किसने दी थी, मेयर ने दी थी। मेयर ने कहा था कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ निषेचन कर सके, फर्टिलाइज कर सके, और उनसे उत्पन्न होने वाली संतति कैसी हो, हमेशा सर्वाइव करने वाली हो, फर्टाइल हो, उनके भी बच्चे हो सके, तो ही वो एक स्पीसीज के मेंबर कहलाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ जाएगा
बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया था? मेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहां पर देखो, हाउ मेनी पेप्टाइड फ्रेगमेंट विल बी जनरेटेड, मतलब कितने फ्रेगमेंट बनेंगे अगर आपने एक्शन ऑफ साइनोजन ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट दिया। कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहां पर मैं देख लो, ये कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है इस प्रकार से। अब इसमें आपको कट करना है किसे, मैंने देखो ये टॉपिक पढ़ाया आपको, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाया है, आप इस टॉपिक को देख के जरा, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया है कि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स आता है। प्रोटीन का सिर्फ एक वीडियो देख लेना आप, प्रोटीन एनालिसिस के नाम से बना रखे मैंने, 2 पार्ट है छोटे छोटे, वो देख लेना, एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा इसमें से। इसमें कई एंजाइम बताए मैंने जिनका फिक्स टारगेट पूछा जाता है कि इनका कौन सा टारगेट है। जैसे यहाँ पर साइनाइड ब्रोमाइड का पूछा है, साइनाइड ब्रोमाइड हमेशा मेथियोनिन के ऊपर काटता है, बस इतना सा आंसर इसका। अब इस सीक्वेंस में मेथियोनिन ढूंढ लो आप, तो इस सीक्वेंस में मेथियोनिन ढूंढो आप, कहाँ पे, यहाँ पे मेथियोनिन है तो यहाँ से काटेगा, ये कहाँ से काटेगा, जहाँ मेथियोनिन उसके पास काटेगा। तो मेथियोनिन से अगर एक काटेगा तो एक फ्रेगमेंट तो ये बन गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। इसका सीधा राइट आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन, 2 फ्रेगमेंट। आपको ये वीडियो देख लेना भाई, एक क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ये वीडियो देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 29, एलाइन स्पीसीज एक्सपीरियंस व्हेन इंट्रोड्यूस ए न्यू इकोसिस्टम, कोई भी एक बाहर की स्पीसीज है, एलाइन का मतलब कोई भी बाहर की स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज, वो सबसे पहले कोई भी कम्युनिटी है यहाँ पर, इस कम्युनिटी में कोई बाहर से स्पीसीज आती है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ आकर वो अपने आप को अडेप्ट करती है और सर्वाइव करने लगती है। तो इनका ये सक्सेशन है किस प्रकार का है, तो ये क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन है। पहला सक्सेशन तो कैसा होता है कि ऐसा रीजन में जाती है जहां पर बार्ड एरिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है। यहाँ पर कोई स्पीसीज पहले से कोई इकोसिस्टम रहता होगा। देखो इसने पूछा क्या है, न्यू इकोसिस्टम, किसी न्यू इकोसिस्टम मतलब एक जगह से दूसरे में गई है तो नया इकोसिस्टम है, लेकिन पहले से वहां कोई स्पीसीज या ऑर्गेनिक मटेरियल है या क्लाइमेट है वो सुटेबल रहा होगा, उसमें अगर आता है तो वो कैसा होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अगर फर्स्ट टाइम आता है इसका मतलब बार्ड एरिया आएगा, प्यूनियर स्पीसीज आएगी। और मैं एक क्वेश्चन आपको पहले बता दूं, प्यूनियर स्पीसीज जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें प्यूनियर स्पीसीज जब आती है तो वो प्यूनियर स्पीसीज किस प्रकार की होती है, वो हमेशा आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है, ना कि के सिलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आर सिलेक्टेड। यहां पर जो है सेकेंडरी सक्सेशन आएगा इसका राइट आंसर, ये इसका सेकेंडरी सक्सेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ओनली इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पाथवे जिसमें अपन कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी अदर प्रोटीन से, अदर किसी भी कंपोनेंट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के नाम से जानते हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। लाइक एज किसी भी एमिनो एसिड से बन जाए, किसी लिपिड से कंपोनेंट से बन जाए, उसे अपन बोलते हैं। तो इसमें कौन सा एंजाइम नॉट इन्वॉल्व, ऐसा होगा शायद इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व ओनली, मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो केवल ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखो इसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज तो मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप में इन्वॉल्व होता है। सेकंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 3 नंबर की स्टेप में होता है। पाइरुवेट काइनेज 10 नंबर की स्टेप में इन्वॉल्व होता है। बचा एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ग्लूकोनियोजेनेसिस में कन्वर्ट, मतलब उसमें स्टेप में यूज में आता है। जब आप 3 ऑप्शन काट दोगे तो वैसे भी आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 31, द एबिलिटी ऑफ ए साइट टू कंट्रोल एडजस्ट जीन इन डीएनए सीक्वेंसिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एलील इज कॉल्ड। एक जीन दूसरे जीन के कार्य को प्रभावित करता है। सेम जीन, एडजस्ट का मतलब सेम पास वाला जीन, पास वाले जीन को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि ये 2 कंडीशन है, एक ये जीन है और एक यहाँ जीन है। यहाँ पर जीन ए है, यहाँ पे जीन बी है, यहाँ पे जीन सी है और यहाँ पे डी है। ऐसा कोई भी एलील अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर ए वाला इसको क्या करे, प्रभावित करे, सेम ही होमोलोगस जीन पर एक एलील दूसरे एलील को यदि सप्रेस करता है या उसको प्रभावित करता है, एक्सप्रेस होने से रोकता है, तो वो जो कंडीशन है वो कौन सा होता है,
सिस एक्टिंग साइट होती है। सिस का मतलब समान, यहाँ पर समान में है तो एक एलील दूसरे एलील को यहाँ पर क्या है, रोकता है, या एक जीन उसी पास वाले जीन को क्या करता है, रोकता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिस एक्टिंग साइट कहते हैं। और ये इसमें पूछा गया है, द एबिलिटी ऑफ द साइट टू कंट्रोल एडजस्ट जीन, पास वाले जीन को कंट्रोल कर रहा है तो उसे सिस एक्टिंग कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये ही जीन इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ये तो इस पे सेम पे नहीं, ये तो अलग पे है, देखो ये अलग ही, ये तो चीज ही अलग है, यहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा है इसको, तो ये कंडीशन कौन सी है, ट्रांस, मतलब दो के बीच में कंट्रोलिंग। एक जीन अपने जीन के अलावा दूसरे जीन को भी कंट्रोल कर सकता है तो उसे ट्रांस कहते हैं। ट्रांस वाले में दोनों कैपेसिटी होती है, वो अपने जीन को भी कंट्रोल करता है एज वेल एज दूसरे जीन को भी कंट्रोल करता है, नॉन होमोलोगस वाले को भी, तो उसे अब क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडीशन। यहाँ पर सेम वाले में पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अपना सिस एक्टिंग ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बायोम्स। देखो बायोम्स क्या है, एक अर्थ का एक ऐसा बड़ा एरिया जिसमें एक से अधिक इकोसिस्टम सर्वाइव करते हो, एक से अधिक इकोसिस्टम एक जगह पर उपस्थित हो, उन सभी को इंक्लूड करके अपन लार्ज एरिया को अपन क्या बोलते हैं, बायोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, बायोम्स इज ए, बायोम्स क्या है, द फूना ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये पर्टिकुलर फूना के लिए नहीं है, द फ्लोरा ऑफ, ये भी कोई पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए नहीं है, कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ये हो सकता है कुछ के लिए रुको इकोसिस्टम, लेकिन ये तो जो कम्युनिटी है ना, जहाँ कम्युनिटी एक साथ अगर एक से अधिक है तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा। ए पार्ट ऑफ अर्थ, मैंने कहा ना एक अर्थ का बड़ा पार्ट हो, विद द एटमोस्फेयर इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज कॉमनली नोन एज, किसी भी माध्य जो अपन पढ़ते हैं, माध्य का रूट स्क्वायर अपन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो माध्य है, माध्य का रूट स्क्वायर है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो इसका सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका रूट पूछा है, माध्य का रूट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो 34 में देखिए, एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया इसमें, लेजिनेला स्पीसीज, कौन सा है, लेजिनेला स्पीसीज मल्टीप्लाई इंट्रासेलुलरली विद इन द, मतलब वो किसी सेल के अंदर, जैसे कोई सेल है इसके अंदर मल्टीप्लाई करता है यहाँ पर, ठीक है, जस्ट दे डू विद ह्यूमन मोनोसाइट, मतलब ह्यूमन की जो मोनोसाइट सेल और मैक्रोफेज सेल्स है उनके अंदर भी ग्रोथ करता है इसी प्रकार से जैसे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस में ग्रोथ करता है, ह्यूमन मोनोसाइट और फेगोसाइट के अलावा। तो यहाँ पर ये जो अमीबा है, अमीबा के अंदर भी इसकी इंट्रासेलुलर ग्रोथ पाई जाती है, मतलब सेल के अंदर ये पाया जाता है और वहां पर अपनी ग्रोथ करता है, अपनी लाइफ सर्वाइव करता है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अपना अमीबा, अमीबा में पाया जाता है और अमीबा के अलावा अपनी जो ह्यूमन की जो मोनोसाइट है या फेगोसाइटोसिल सेल्स है, मैक्रोफेजेज सेल्स है, उनमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए अमीबा। 35 क्वेश्चन अपन देखें, द रेड फील्ड रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द, ठीक है। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है जो हो सकता है आप लोगों के लिए भी थोड़ा नया हो, ठीक है ना। इसमें पूछा है, देखो रेड फील्ड रेशियो, रेड फील्ड रेशियो में खास तौर से कौन से एटम्स जो हैं या कौन से एलिमेंट्स है जिनका रेशियो यहाँ पर देखा जाता है, तो उसे अपन रेड फील्ड में रखते हैं। तो रेड फील्ड में देखो रेशियो रखा जाता है कार्बन का, नाइट्रोजन का और फॉस्फेट का, इनका रेशियो रखा जाता है। उनके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, रेड फील्ड रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इसमें देख लो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ऑप्शन डी है कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी आ जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन अगर आपके लाइफ में दोबारा कभी आए, रेड फील्ड रेशियो, तो आपको आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कोई भी एक ऑर्गन है एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल। यहाँ पर किसको ट्रांसफर कर रहा है, स्टेम सेल को, फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब मैं हूँ और मेरे पेरेंट है, मेरे भाई बहन है,
वो कैसे हुए, मेरे जेनेटिकली आइडेंटिकल है। डोनर टू रेसिपिएंट, एक डोनर होता है और एक लेने वाला होता है, ग्राही। इट्स सैड टू बी, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब मेरे पेरेंट या मेरे भाई बहन के द्वारा यदि ऑर्गन मुझे दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, इसमें देखो ऑटोलोगस, पहला टर्म कौन सा दिया गया है इसमें, ऑटोलोगस। ऑटोलोगस का मतलब क्या होता है कि मेरा ही ऑर्गन यहां से निकालकर यहां लगा दिया जाए, बॉडी के किसी एक पार्ट से ऑर्गन को निकालकर बॉडी के दूसरे पार्ट में लगा दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस बोलते हैं। मतलब वो तो सेल्फ का हो गया, पेशेंट का। सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस का मतलब होता है जो पेशेंट है उसके आइडेंटिकल जीनोटाइप रखने वाले उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स। तो यहां पर इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर देखो आ जाएगा अपना बी। लेकिन मैं आपको तीसरा बता देता हूं। एलोजेनिक का मतलब है कि मेरे अंदर किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना है, मेरी ही स्पीसीज का किसी दूसरे व्यक्ति से जो मेरे से ब्लड ग्रुप में रिलेटेड हो, और भी कोई जो अपने प्रोटीन प्रोफाइल्स हैं, ब्लड सीरम प्रोफाइल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे से रिलेटेड हो लेकिन मेरी स्पीसीज का मेंबर हो, उससे अगर लिया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एलोजेनिक बोलते हैं। ठीक है। और जीनोजेनिक मतलब एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज में कोई जीन ट्रांसफर करना, या कोई भी चीज़ ट्रांसफर करना। जैसे मैं कहूँ कि मेरे अंदर कोई एक जीन है, वो किसी माउस से लेकर मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, या मेरा जीन है वो किसी मंकी के अंदर डाल दिया गया, खरगोश के अंदर डाल दिया गया, चेंजेस करने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो दो स्पीसीज हो गई, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जीनोजेनिक स्पीसीज। जीनोजेनिक मतलब फिनोमिना कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चार फिनोमिना है, ऑटोलोगस, सिनजेनेसिस, एलोजेनिक और जीनोजेनिक। ठीक है ना, चारों समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 37, द प्रोकैप्सिड। देखो भी पहली बात तो कैप्सिड क्या होती है, किसी भी वायरस की जो प्रोटीन्स होती है, कोई भी वायरस है, जब अपन इस प्रकार से कुछ वायरस पढ़ते हैं तो इनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड होते हैं। कैप्सिड जब बनती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैप्सिड। तो यहाँ पर दे रखा है द प्रोकैप्सिड इज असेंबल्ड, मतलब प्रोकैप्सिड जब बनती है तो आपस में जुड़ती है, असेंबल विद द लीड टू, मतलब उसको किसकी सहायता से वो जुड़ती है, किस किस अटैचमेंट से वो जुड़ती है। तो प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन, तो वो इसके फोल्डिंग जो प्रोटीन होती है उसकी सहायता से ये जुड़ते हैं। इसके फोल्डिंग प्रोटीन जो खास तौर से पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, रेप्लिकेशन जब करते हैं ये तो उसमें पाई जाती है। इसके फोल्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो जेनेटिक मटेरियल को सपोर्टिंग प्रदान करती है। इसी के साथ साथ ये प्रोकैप्सिड जब बनते हैं उनको भी सपोर्टिंग का प्रदान काम करती है, इसका फोल्डिंग प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर वो आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है ना। देखो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। आप इनको धीरे से अच्छे से सोच समझ के आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। और जैसे ये कंडीशन आती है एग्जाम के टाइम पर भी अपन देखें तो एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, हर चीज़ को लेके चलना है कि अगला पूछना क्या रहा था। देखो सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्वेश्चन को किस वे में समझ रहे हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे तो इसलिए क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है, उसमें नोट पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, उसमें ट्रू पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें उसको अंडरलाइन कर लिया करो एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त। इनकरेक्ट उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, फॉल्स है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, एक्सेप्शन है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ऐसी चीजें कर लिया करो पहले ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 38 में। अरेबिडोप्सिस प्लांट हैव 10 क्रोमोसोम, उसमें कितने गुणसूत्र हैं, 10 गुणसूत्र हैं। किसी सेल के अंदर डिप्लॉइड सेल में 10 गुणसूत्र हैं, 5 पेयर है। इन देयर सोमेटिक सेल, किसी सोमेटिक सेल में 10 क्रोमोसोम है। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग, ये अलग अलग कंडीशन दी गई है, उनमें कितनी कितनी क्रोमोसोम होने की संभावनाएं हैं। देखो पहली बात, एग न्यूक्लियस, मतलब एग जो सेल होगी उसमें हाफ होंगे जस्ट, तो इसके सामने तो आप डायरेक्ट लगा लो 5। जनरेटिव सेल ऑफ न्यूक्लियस इन द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की जनरेटिव सेल उसमें भी हाफ ही होंगी क्योंकि हैप्लोइड होता है, 5 इसमें हो गई। एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लोइड होता है तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है तो वो डिप्लोइड हो गया वापस, तो उसमें 10 आ गए। तो यहाँ पर 5 5 15 10, तो इसका राइट आंसर जो है पहले ही आ जाएगा। इसमें देखो 5 5 15 10 का ऑप्शन करेक्ट है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 39। देखो आपने कोई वेजिटेबल सीड दी है, वेजिटेबल सीड परचेज फ्रॉम द मार्केट, आपने मार्केट से कोई
किसी सब्जियों के बीज लिए हैं, जर्मिनेट, और उनको आपने क्या किया है, जर्मिनेट करवाया। व्हेन द एक्सपोज टू लाइट विद वेवलेंथ, आपने सबसे पहले उसको एक्सपोज किया लाइट कौन सी, 660 नैनोमीटर की लाइट एक्सपोज की है। व्हेन फॉलोड बाय द ब्रीफ एक्सपोजर टू 730 नैनोमीटर, मतलब 730 नैनोमीटर की लाइट को आपने क्या किया, उसके बाद में उसको एक्सपोज किया है। पहले आपने कौन सी दी है, 660, बाद में कौन सी दी है उसको 730। दे फेल टू जर्मिनेट, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होता है। एंड विल जर्मिनेट व्हेन गिवन द एक्सपोजर 660, वापस से जब उसको 660 देते तो वापस जर्मिनेट हो जाता, मतलब 660 लास्ट में दिया तो जर्मिनेट हुआ है। इसका मतलब अपन कहें कि 660 वाली जो कंडीशन है, यहां पर अपन देख सकते हैं कि हाँ, ये देखो मैंने आपको इसे बताया है, ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये एक्सपोज करते हो कौन सा, 660 नैनोमीटर, तब जाके जर्मिनेट होता है। इसमें देखो दो प्रकार के लाइट की रेंज बता देता हूं आपको। रेड लाइट वाला लिख लो आप 600 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरी है फार रेड लाइट, जिसके आप लिख लो 700 से 800। इसका मतलब कौन सी लाइट जो है वो ज्यादा प्रभावित कर रही है इसको जर्मिनेशन के लिए, तो अपन कहें 660 जो नैनोमीटर दे रखा है उस पर वो जर्मिनेट होता है। इसका मतलब रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा इसको प्रभावित कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसका देखें तो ऑप्शन सी देखो, जर्मिनेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेड लाइट, रेड लाइट से ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 40 नंबर। देखो भाई 40 नंबर क्वेश्चन अपन देखें तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है, दो प्रकार की वुड पाई जाती है। पहली मेनोजाइलिक और दूसरी पिग्नोजाइलिक। देखो मेनोजाइलिक जो होती है वो हमेशा कैसे होती है, लूज कॉम्पैक्ट होती है, उसमें पित्त वगैरह है वो ज्यादा पाया जाता है, और पैरेन्काइमा की मात्रा है वो सबसे अधिक पाया जाता है, और वो कैसा होता है, सॉफ्ट प्रकार का टिश्यू होता है। सॉफ्ट कौन सा होता है, मेनोजाइलिक। किसमें पाया जाता है, साइकस में। दूसरा चीज अगर बात करें जो पिग्नोजाइलिक है वो हमेशा कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है, उसमें सेकेंडरी जाइलम का डिपोजिशन सबसे अधिक पाया जाता है, सेकेंडरी जाइलम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हार्ड होता है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है, लंबे टाइम तक चल सकता है। वो एग्जाम्पल किसका है, जो पाइनस है, पाइनस का स्टेम ऐसा होता है पिग्नोजाइलिक। तो एग्जाम्पल याद रखना, मोनोजाइलिक किसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, उसमें खासतौर से साइकस में, और पिग्नोजाइलिक मतलब पीपी पे याद रखना, पाइनस के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर पूछा गया है, दो प्रकार का वुड होता है, कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया, मेनोजाइलिक और पिग्नोजाइलिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41, द वे स्पीसीज बिहेव ऑब्टेन फूड, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर अपना बिहेव शो करता है, ठीक है ना, वहीं से फूड लेता है, यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज, अपने आसपास की इन्वायरमेंट से फूड को लेता है, ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो ऐसी कंडीशन जो उसे क्या होती है उसका क्या कह सकते हैं अपन, वो फंक्शनल डाइवर्सिटी कह सकते हैं उसको, क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी तो होती है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में क्या अंतर है, वो तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आ गई। इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म उनके अंदर क्या वेरिएशन है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशन जो है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन अगर किसी एक ही जगह के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, वो अलग परफॉर्म करता है, वो अलग परफॉर्म करता है, वो अलग परफॉर्म, सभी एक ही जगह रहते हैं, लेकिन वो क्या है, फंक्शनल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, छोटे छोटे फंक्शन वो अलग कर रहा है। जैसे मालूम मैंने आपको ऑर्गेनिज्म का बताया, आपको कोई ऑर्गेनिज्म जो है छोटे दाने चुग रहा है, कोई बड़े दाने चुग रहा है, कोई लीव्स खा रहा है, कोई सीड खा रहा है, ठीक है ना, अलग अलग उनके अलग अलग फंक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना फंक्शनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 42, इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी OTUS फॉर एनालिसिस ऑफ स्पीसीज आर, ठीक है। तो किसका एनालिसिस करती है इसमें, देखो वैसे तो स्पीसीज का एनालिसिस किया जाता है, और स्पीसीज किस में होती है, पॉपुलेशन में होती है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन की स्टडी अगर अपन करें तो पर्टिकुलर स्पीसीज की स्टडीज के थ्रू अपन कर सकते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, ठीक है ना,
OTU क्या है ये? ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, जिसमें स्पीसीज की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर पूछा जाता है स्पीसीज आर किस में होती है? पॉपुलेशन में। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड। देखो इनमें से अपन जब पढ़ते हैं वीट को, तो वीट कैसा है? हेक्साप्लॉइड है, 6n = 42। कितने क्रोमोसोम है? 42 क्रोमोसोम है और हेक्साप्लॉइड है। ठीक है। इनमें क्रोमोसोम की जब अपन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं अपन AA BB DD, ऐसे अपन लगाते हैं। तो ये पूछा गया इनमें से जो A है वो कहाँ से आया है? ठीक है ना। तो A जो है वो कहाँ से आया है? तो इसको अपन कह सकते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है। यहाँ पर जो देखो इसमें ट्रिटिकम मोनोकोकम कर रखा है, तो यहाँ पर N है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये मोनोकोकम है। तो जो A वाला जीन है वो कहाँ से आया है? ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया है। तो इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब इसमें देखो कि जो D है वो कहाँ से आया? कल को आपको D से पूछा जाए तो D कहाँ से आया है? जो एजिलोप्स जो है स्कोर्सा, पहले वाला जो है यहाँ से D लिया गया है। यहाँ से क्या लिया गया है? D लिया गया है, ये D वाला है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखें ये वाला जो है नीचे वाला सबसे, यहाँ से B लिया गया है। ये आपको याद रखना, ये भी कई जगह D में शो करता है, लेकिन आपको एक तो ये D याद रखना, ये B याद रखना और ट्रिटिकम मोनोकोकम A याद रखना, कभी अगर वापस इसका क्वेश्चन रिपीट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 44, ब्रेसिका जेनेसिया एंड एम्फीडिप्लॉइड, मतलब अलग अलग जीन इसमें इंक्लूड है, 2 प्रकार के जीन इंक्लूड है, मतलब हाइब्रिड है ये। एम्फीडिप्लॉइड फॉर्म इंटरस्पेसिफिक क्रॉस ऑफ ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, 2 जीनों को मिलाकर हाइब्रिड बनाई गई है, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, मतलब इंसेक्टिसाइड अपन कह सकते हैं कीटनाशक के रूप में पाया जाने वाला एक्टिविटी किस में पाया जाता है? ठीक है। तो ये एक्टिविटी किस में देखने को मिलती है? बेसिलस की जो स्पीसीज है बेसिलस स्फेरिकस के अंदर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी पाई जाती है, कीटनाशक एक्टिविटी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना डी। 46 में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप आर मोस्ट सुटेबल एज पेरेंट फॉर हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट। ठीक है ना। किसी भी पेरेंट से अगर आप जीनोटाइप आगे लेना चाहते हो ऑफस्प्रिंग के अंदर, जैसे मान लो कोई पेरेंट है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसमें, और आप ये चाहते हो कि भाई इसकी जो प्रोजेनी आई वो भी उसकी जैसी आई, तो सीधी सी बात है आपस में इंटरब्रीडिंग करवा दो उनको। ठीक है ना। आपस में इंटरब्रीडिंग कराओगे तो जो वर्टिकल जीन है ऊपर से पेरेंट से नीचे आ रहे हैं वो आएगा, इसका मतलब करेक्टर पेरेंट पे जाएगा, पेरेंटर जैसा वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप मोस्ट सुटेबल एज पेरेंट के सुटेबल फॉर हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट, तो कौन सा आएगा? इनब्रीड लाइन्स सबसे बेस्ट है कि आपस में ही क्रॉसिंग करवा दो, इनब्रीडिंग लाइन्स। इनब्रीड मतलब जहां है उसी के साथ क्रॉस करवा दो, इनब्रीड लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंसिंग, इसमें कौन सी डीएनए सीक्वेंसिंग है मेथड यूज टू ल्यूसीफेरेज, जिसमें ल्यूसीफेरेज को यूज में लिया गया हो न्यूक्लियोटाइड को स्टेन करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को क्लियरली विजिबल करने के लिए। तो कौन सा मेथड है न्यूक्लियो सीक्वेंसिंग की, डीएनए सीक्वेंसिंग की? तो देखो ये मैंने डीएनए मेथड पढ़ा रखा है, डीएनए सीक्वेंसिंग के सभी मेथड मैंने करा रखे हैं। इसमें पायरो सीक्वेंसिंग जो है उसमें खास तौर से ल्यूसीफेरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को विजुअलाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें इसका वीडियो हो सकता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पायरो सीक्वेंसिंग का, तो वहां से देख लेना। मैं तो कह रहा हूँ डीएनए सीक्वेंसिंग की टोटल वीडियो देख लो आप, 4-5 वीडियो है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा एक फिक्स क्वेश्चन आएगा उसमें से। ठीक है ना। तो ल्यूसीफेरेज न्यूक्लियोटाइड एड टू बी नेसेंट डीएनए दैन द कॉम्बिनेशन डाटा यूज टू जनरेट डीएनए सीक्वेंसिंग को देखने के लिए, तो पायरो सीक्वेंसिंग। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो पायरो सीक्वेंसिंग है। पायरो सीक्वेंसिंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। ठीक है। एक बार जरूर देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 48, इन कॉमर्शियली अवेलेबल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट द साइज ऑफ द थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज अबाउट। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसके ऊपर जो प्लेट की साइज होती है वो क्या होती है एब्जॉर्बेंट की, तो वो होती है 0.2 नैनोमीटर। ठीक है ना। तो ये आपको सिंपल से तो रटने वाली चीजें हैं, ये आपको रटने वाली है 0.2 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए
हायर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक ऑफ बिकॉज द लो सिंथेसिस ऑफ, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो है लैक ऑफ पहली बात तो क्यों होता है, लैक ऑफ के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम बनता है वो क्यों बनता है, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ता है वो, ठीक है। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है लैक्टोज को, ठीक है। तो लैक्टोज तो है नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, ग्लूकोज पहले से ही है। लेकिन जब ग्लूकोज होता है तो वहां पर साइकिल धीरे धीरे क्या लगता है, कम बनने लगता है। तो लो सिंथेसिस ऑफ किसका होता है, अपन देखो हाई सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, जैसे जैसे ग्लूकोज आप बढ़ाते हो, इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन धीरे धीरे रेट कम होने लगेगी। क्यों होने लगी, क्योंकि उसको उस एंजाइम की आवश्यकता ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। लेकिन आप अगर लैक्टोज बढ़ा देते तो ये जीन बढ़ जाए, लेकिन लैक्टोज है ही नहीं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जीन कैसा हो जाना चाहिए, इनहिबिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब लैक ऑफ बिकॉज लो सिंथेसिस। तो जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन आने लगेगी, क्योंकि साइक्लिक एएमपी क्या करता है, एक्टिवेटर का काम करता है वहां पर। तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन वो धीरे धीरे कम आने लगती है ग्लूकोज की कंडीशन में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ए होगा। आज के लिए अपना लास्ट क्वेश्चन रखते हैं अपना 50 क्वेश्चन का। एंड्रोजेनेसिस इन द प्लांट रेफर टू, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड्रोजेनेसिस का मतलब कोई भी जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, पोलन कह सकते हैं अपन, पोलन ग्रेन कह सकते हैं। पोलन ग्रेन से यदि किसी भी हैप्लॉइड प्लांट्स का डेवलपमेंट कर तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंड्रोजेनेसिस कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लो, सी वाला देखो, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया फ्रॉम माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इन विट्रो, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो इसे राइट अपन क्या कहते हैं, उसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये ऑप्शन सी। इस प्रकार से आज का जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर जाइए, ताकि कमेंट आप करोगे तो उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि किस प्रकार का आपका व्यूज आ रहा है। और अपने फ्रेंड्स तक जरूर कीजिए, क्योंकि लास्ट कंडीशन है, लास्ट एग्जाम के नियरेस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपसे, ताकि आपको आइडिया रहे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, कैसे सोल्व करें अपन उसको, ठीक है। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है।